फ्रेंड्स, एनडीसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में। इंग्लिश में ग्रामर की शुरुआत करते हैं हम। तो पहले थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में जानते हैं। इंग्लिश कहाँ से आती है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लैंग्वेज आपको अपने को कहाँ से मिलती है? तो वो मिलती है वर्ड्स से। कहाँ से मिलती है? वर्ड्स से। और वर्ड्स क्या होते हैं भैया? अपन जानते हैं वर्ड्स क्या होते हैं। वर्ड्स किस से बनते हैं? तो वर्ड्स अपन जनरल पढ़ते हैं, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है अपनी, उसी से अपने को क्या मिलते हैं? वर्ड्स मिलना शुरू हो जाते हैं। अल्फ़ाबेट मैं बता दूं, अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स है अपने पास में, उन्हीं से अपने को वर्ड्स बनते हैं। तो लिख लेते हैं 26 लेटर्स है। और ये 26 अल्फ़ाबेट कहे जाते हैं। और इनको अल्फ़ाबेट्स को डिवाइडेशन इस प्रकार किया गया है कि ये दो प्रकार में डिवाइड किया गया है। एक होता है अपना वोवेल, दूसरा होता है कंसोनेंट। वोवेल्स और कंसोनेंट्स दोनों आर्टिकल में अच्छे से डिस्कस करने को मिलते हैं। वोवेल 5 कहे गए हैं और कंसोनेंट जितने बाकी कंसोनेंट्स होते हैं, वोवेल्स की संख्या 5 होती है। ए, ई, आई, ओ, यू। और बाकी जो अल्फाबेटिकल लेटर्स हैं, तो इनको हम अगर छोड़ दें तो सारे के सारे कंसोनेंट होते हैं, जैसे बी, सी, डी और जेड तक होते हैं। ठीक है, ये अपने बात कर ली कि वोवेल और कंसोनेंट की बात कर ली। अब बता दिया भाई, इनसे मिलाकर हम वर्ड्स तो बना सकते हैं, लेकिन वर्ड्स क्या होते हैं, जरा इस पर अपन चर्चा करते हैं कि वर्ड्स क्या होते हैं। तो वर्ड्स कहां से आते हैं? वर्ड्स क्या होता है? जैसे 26 लेटर्स में कोई भी हम 1, 2, 3 कोई भी अल्फाबेट उठाएं और उससे हम वर्ड्स बनाना शुरू कर सकते हैं या बना सकते हैं। लेकिन वर्ड की एक कंडीशन है, वर्ड की एक कंडीशन है। वो वर्ड की कंडीशन क्या है? उसका मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल लेटर यूनिट होती है। क्या होती है ये? मीनिंगफुल यूनिट होती है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही है? तो इसकी एक कंडीशन है कि मीनिंगफुल यूनिट होती है। जैसे हम एग्जांपल लें तो एग्जांपल होता है पेन, PEN। इसका हमें पता है कि पेन का मतलब पेन होता है, इसका एक मीनिंगफुल सेंस है। लेकिन इन्हीं अपन लेटर से बनाएं कि E, P और N, तो इसका कोई सेंस नहीं है। सेंस नहीं है तो ये वर्ड नहीं बोल सकते हम, इसको हम वर्ड नहीं मान सकते, वर्ड की कैटेगरी में नहीं है। ये बात समझ में आती है? तो आगे का हम डिस्कस करें तो वर्ड्स कहां से होते हैं, वर्ड क्या होते हैं? वर्ड से निकलकर बनते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बनते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो सारे के सारे टॉपिक्स हैं। क्या हैं? टॉपिक्स हैं। अपने इंग्लिश ग्रामर में जितने भी टॉपिक्स, मेन टॉपिक्स होते हैं, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। और इनकी नंबर होते हैं वो 8 होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं, जो हम पूरी ग्रामर में इनका बड़ा अध्ययन करते हैं। आगे चलकर एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच की हेडिंग को अपन बनाकर रखेंगे और इन्हीं से स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक की। तो देखिए, आगे स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया था पार्ट्स ऑफ स्पीच नंबर्स में 8 होते हैं। बात समझ में आ रही है? नंबर्स में कितने होते हैं? 8 होते हैं। एक नजर में हम इनको, वैसे तो हमें इनको प्रॉपर में ग्रामर में एक एक
टॉपिक को डिटेल से पढ़ना है, लेकिन एक बार छोटा सा डिस्कस कर ही लेते हैं, क्योंकि अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम सारी बेसिक्स को जानेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या है, उसके बाद अपने टॉपिक पर आएंगे। तो थोड़ा आपको भी ओवरव्यू हो जाएगा और आइडिया हो जाएगा कि क्या पढ़ना है, किससे रिलेट कर रहा हूँ, जहां तक कि आपको समझ आ जाएगी मैं वहां तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एक नजर में हम इनको पढ़ते हैं कि कहां से कौन से टॉपिक होते हैं। तो पहला होता है नाउन, पहला टॉपिक नाउन, दूसरा प्रोनाउन। ठीक है, 8 टॉपिक है टोटल, 2 टॉपिक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, क्या बोले, एडजेक्टिव। चौथा टॉपिक है वर्ब, पांचवा टॉपिक है एडवर्ब, 6, 7 और टोटल 8 टॉपिक्स होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो छठा टॉपिक अपने पास में होता है प्रीपोजिशन, क्या बोले, प्रीपोजिशन। 7वां टॉपिक होता है कंजक्शन और 8वां टॉपिक होता है वो होता है इंटरजेक्शन। तो भाई क्यों ना हम इन टॉपिक्स में थोड़ा थोड़ा ऐड जोड़ ही ले कि क्या होते हैं। एक नजर में इतना ही देखेंगे होते क्या हैं, काम क्या करते हैं, इस ग्रामर में पूरी में इनका रोल क्या रहता है। तो नाउन का बात करते हैं, तो नाउन क्या होता है, तो नाउन एक नेमिंग वर्ड है। क्या होता है, एक नेमिंग वर्ड है। कोई भी ले लो, ये पेन है तो इसका पेन नाम है, नेमिंग वर्ड है। ठीक है, ये नेमिंग वर्ड हो गया। और इसी प्रकार प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन क्या क्या करता है, प्रोनाउन एक ऐसा होता है कि वो नाउन की जगह काम करता है। तो हम इसको बोल सकते हैं इट रिप्लेसेस अ नाउन। क्या बोल सकते हैं, इट रिप्लेसेस अ नाउन। पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार अपन थोड़ा बहुत इनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि रिलेट करना बहुत जरूरी है। हर एक टॉपिक में दूसरे टॉपिक का यूज होता है। ग्रामर तभी पढ़ी जा सकती है जब एक टॉपिक हो उससे रिलेट कर सकते हैं हम, तब ज्यादा समझ में आता है। तो थोड़ा थोड़ा जानना जरूरी है। तीसरा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, ये क्वालिफाई करता है किसको, ये क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को। और वर्ब क्या होती है, एक्शन होता है। जरा देख ले, वर्ब क्या होती है, एक्शन होता है। इसी प्रकार एडवर्ब की बात करें तो ये क्या करता है, ये क्वालिफाई करता है, इट क्वालिफाइज अ वर्ब। इसका और प्रोनाउन का, सॉरी एडजेक्टिव का, इन दोनों का सेम सा ही वर्क होता है। ये वर्ब की क्वालिफिकेशन को दिखाता है और एडजेक्टिव प्रोनाउन और नाउन की क्वालिफिकेशन या क्वालिफाई करता है, उन्हीं को डिटेल में समझाने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं प्रीपोजिशन की। तो प्रीपोजिशन बहुत सारे होते हैं। ये होते हैं रिलेटिंग वर्ड्स कि दो सेंटेंसेस को, दो वर्ब, दो फ्रेजेस को या दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन का यूज होता है। ठीक है, समझते हो। कंजक्शन की बात करें तो कंजक्शन होता है कनेक्टिंग वर्ड। जैसे किसी सेंटेंस को एंड से जोड़ा जाता है तो वहां एक एंड यूज होता है, वो कंजक्शन का काम करता है। और इंटरजेक्शन दिखाता है, तो इंटरजेक्शन सडन फीलिंग्स को दिखाता है। किसको, सडन फीलिंग्स को शो करता है। जैसे कोई भी अपने सामने सडनली कोई चीज हो और उस पे अपना एक्शन हो या कोई भी रिएक्शन हो, तो वो क्या काम करता है, वो इंटरजेक्शन कहा जाता है। बात समझते हो। इसी प्रकार इनको भी एक नजर में नोट कर सकते हो आप। और हम कुछ 1 सेकंड का टाइम लेते हैं, उसके बाद क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलो आगे देखते हैं। इसके आगे अपने को छोटी सी चीज की जरूरत होती है कि सेंटेंस होता है, उससे पहले अपने को पढ़ना होता है कि फ्रेज क्या होता है। ठीक है, तो हम फ्रेज पे जरा सा डिस्कस करें। तो फ्रेज क्या होता है थोड़ा सा समझ लेंगे तो अपने को सेंटेंस में आसानी होगी कि सेंटेंस क्या होता है। हर एक टॉपिक है, अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन इनके बिना अपन टॉपिक की शुरुआत नहीं कर सकते। तो फ्रेज क्या होता है, फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स
विदाउट कंप्लीट मीनिंग, कोई भी हो लेकिन वर्ड्स तो हैं लेकिन मीनिंगफुल नहीं है तो वो फ्रेज ही कहलाएंगे। अगर मीनिंग दे तो वो कुछ अलग होता है। इसके लिए फ्रेज को बोलते हैं तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का ग्रुप तो है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। जैसे हम बात करें, हाँ ये लिख ही लेंगे, वर्ड्स ऑफ, ग्रुप ऑफ वर्ड, सॉरी, विदाउट मीनिंग। जैसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो राम एंड श्याम, राम एंड श्याम वर्ड्स तो हैं, मीनिंग भी दे रहे हैं कि राम और श्याम है, लेकिन अपने को ये नहीं पता चल रहा है कि राम और श्याम है क्या, कहना क्या चाहता है अगला। सेंटेंस पूरा नहीं है। इसको हम, सेंटेंस का एक कुछ पार्ट होता है जिसे हम फ्रेज कहते हैं, जिसका मीनिंगफुल सेंस नहीं निकलता तो उससे हम समझ नहीं पाते कि अगला कहना क्या चाहता है। ठीक है, ये फ्रेज हो गई। आगे बात करें, इससे भी एक होता है सेंटेंस। अब सेंटेंस, सेंटेंस में चेंज इतना होता है ग्रुप कि फ्रेज और सेंटेंस में चेंज क्या होता है, जरा सा हम देखें तो ये होता है कि ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है। ठीक है, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है, बट इसका सेंस निकलता है विथ सेंस या मीनिंग, जो भी हो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन इनका मीनिंगफुल सेंस है। या इसको भी हम एक बात करें कि ये अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है, होता है, होते वर्ड्स ही हैं लेकिन इनका अरेंजमेंट सही ढंग से किया होता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। उसको हम एक छोटा सा वर्ड देते हैं सिंटेक्स एरर, जिसका आगे रोल है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अपन थोड़ी सी बात करते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है कि जनरल सेंटेंस क्या होता है कि उसमें एक ऑब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट का होना जरूरी होता है, एक सब्जेक्ट होता है उसका, फिर होता है वर्ब। वर्ब वो कोई सी भी हो, चाहे मेन वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, लेकिन अपन एक बार वर्ब भी बात करेंगे, वर्ब है होती है। फिर उसका ऑब्जेक्ट होना जरूरी होता है कि एक सेंटेंस के लिए ये तीन चीजें होना आवश्यक है, इनके बिना सेंटेंस नहीं बना सकते। हाँ, यहाँ डिस्कस कर सकते हैं कि वर्ब दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक मेन वर्ब होती है और एक हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, चलो तो नोट कर लीजिएगा और कंटिन्यू करते हैं इसके बाद। चलिए आगे शुरू करें। तो उसमें कुछ एक सेंटेंस लेते हैं और उन्हीं सेंटेंस से हम जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। तो मैं बात करना चाहूंगा सेंटेंस एनालिसिस की। क्या कि सेंटेंस एनालिसिस, जैसे हम ले रमन हैज डिसाइडेड द टीम, एक सेंटेंस लिया, रमन हैज डिसाइडेड द टीम। या हम ऐसे भी कर सकते हैं रमन डिसाइडेड द टीम, क्योंकि अपने पास वही चीज है कि तीनों मिल रहे हैं, और सब्जेक्ट भी मिल रहा है, वर्ब भी मिल रही है और इसका ऑब्जेक्ट भी मिल रहा है। तो अपने को एक बार सेंटेंस एनालिसिस की बात करें तो यहाँ रमन सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, डिसाइडेड वर्ब हो गई और द टीम ऑब्जेक्ट हो गया। इसी प्रकार एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं कि एक बार अपने को अप्रोच करनी है कि हम कैसे सीख पाए। तो वर्ब की जैसे यहां पर बात करें, वर्ब ये भी वर्ब भी है, ये भी वर्ब भी है, लेकिन फर्क क्या है कि ये तो हेल्पिंग वर्ब है और ये डिसाइडेड मेन वर्ब है। ठीक है, ये मेन वर्ब होती है। तो आगे हम बात करें, एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं। मनोज विल assist the Manoj will assist the boys।
तो यह मनोज सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, असिस्ट मेन वर्ब है, द बॉयज क्या है, यह पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अपने कुछ एग्जाम्पल हो गए। और कोई एग्जाम्पल पे आते हैं तो लेते हैं ये 1 नंबर क्वेश्चन एग्जाम्पल, ये 2, ये 3। ठीक है, माई फ्रेंड राहुल इज राइटिंग सम बुक्स। तो उसी प्रकार हम देखना चाहेंगे कि यहाँ कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन क्या वर्ब है, कौन हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो यह माई फ्रेंड क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग, राहुल की भी बात करेंगे कि माई फ्रेंड राहुल है या राहुल के अलग है या माई फ्रेंड दोनों एक है, दोनों की हम बात करेंगे कौन सा क्या है। राइटिंग यहाँ पर मेन वर्ब है और सम बुक्स ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। ठीक है, राहुल है तो एक सब्जेक्ट ही, लेकिन सब्जेक्ट की पहली जानकारी कौन दे रहा है, माय फ्रेंड है, तो माय फ्रेंड को हम क्या चुनेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट चुनेंगे, लेकिन राहुल को भी तो कुछ देना ही पड़ेगा। राहुल को कहेंगे यहाँ एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मीन्स होता है कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो डिनोट करे, जो मेंशन करे। एट्रीब्यूट का मीन्स होता है जैसे माय फ्रेंड राहुल बताना, एक अगला सब्जेक्ट यही चाह रहा है, जो स्पीकर है वो यहाँ ये कहना चाहता है कि माय फ्रेंड और राहुल दोनों एक ही हैं। माय फ्रेंड राहुल इज राइटिंग सम बुक्स, ये कहना चाहता है जो मेरा मित्र राहुल है वो कुछ किताबें लिख रहा है। तो ये बात करना चाहता है दोनों एक ही हैं, लेकिन समझना अपने को खुद को पड़ेगा कि स्पीकर कहना क्या चाहता है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दे रहा है वो राहुल की दे रहा है, तो हम उसे एट्रीब्यूट कहेंगे। चलो आगे कुछ एग्जांपल्स लेंगे। इनसे हमारे को ये सेंटेंस में भी अपने को बहुत सारी मदद करेंगे, क्योंकि यहाँ हम थोड़ा बहुत जान लेंगे कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है, उनके पास क्या होना जरूरी होता है, कि किसकी किसकी नीड होती है, ये सब को हमारे को एक आइडिया हो जाएगा। पहले थोड़ा बहुत मैं समराइज करने की कोशिश करूंगा, फिर टॉपिक तक पहुंचने की कोशिश कर रहेगी अपनी, कि थोड़ा बेसिक अपने को नॉलेज होना जरूरी है। उसके लिए अपने को टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आएगा, टॉपिक में कोई भी ऐसी नहीं पता चलेगा यहाँ क्या कौन क्या काम कर रहा है, ये पता चल जाएगा। ये देखते ही बता सकते हो आप कि ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो अगला एग्जांपल लेते हैं, द ग्रेट अकबर रूल्ड मैजेस्टिकली। ठीक है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच करें, सॉरी इसका सेंटेंस एनालिसिस करें तो यहाँ पर द ग्रेट कौन है, अकबर कौन है, या आगे की जो इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है। तो यहाँ अब पिछले एग्जांपल में जैसे माय फ्रेंड राहुल लिया था, वैसे यहाँ पर अकबर द ग्रेट दो सब्जेक्ट आ रहे हैं अपने पास में, तो अकबर यहाँ मेन सब्जेक्ट हो गया। देखो नाम से नहीं पता चलता कि कौन सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर अकबर की क्या क्वालिफिकेशन है, क्या है वो, कैसा दिखता है, उसने बताया द ग्रेट। तो द ग्रेट क्या उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो जी आप कहोगे हाँ उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो उसने अपने आप को नाम दिया था एट्रीब्यूट, तो वही नाम देंगे यहाँ भी, वो भी एक एट्रीब्यूट का काम करता है। रूल्ड यहाँ पर मैन वर्ब हो गई और मैजेस्टिकली यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया अपना। समझ में आया यहां तक? ये कुछ एक एग्जांपल्स दे जो हमें सेंटेंस एनालिसिस करके हमें पता चला कि ये होते क्या हैं, कि किस प्रकार होते हैं, क्या होते हैं।
तो अपन ने आज सेंटेंस एनालिसिस करके और बेसिक इन्फॉर्मेशन जानकर इंग्लिश ग्रामर में किस प्रकार अपन डील्स करेंगे टॉपिक्स के साथ, उसी प्रकार जैसे हमने लैंग्वेज के बारे में जाना, साउंड क्या होती है, कहाँ से उत्पन्न होते हैं, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स होते हैं, और इस प्रकार फ्रेज क्या होती है, सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस एनालिसिस किस प्रकार करते हैं, क्या उसमें सेंटेंस में क्या क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, ये सब हमने जाना। और इनके बाद हम अपने टॉपिक पर कल चर्चा करेंगे। नाउन अपना टॉपिक रहेगा, कल से स्टार्ट करेंगे।